प्रिय विद्यार्थियों, हमने एग्रीगस के थैलस की संरचना पढ़ी। अब हम देखेंगे एग्रीगस में जनन। एग्रीगस के जनन जो है 3 प्रकार का होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। सर्वप्रथम हम देखेंगे कायिक जनन। कायिक जनन खाद्य कवकों को परिवर्तित करने की सामान्य विधि है। इसमें द्विकेंद्र की कवकजाल के खंड नए कवकजाल को जन्म देते हैं। इन खंडों को कार्बनिक खाद्य युक्त मृदा में संरोपित कर फलन पिंड प्राप्त किए जाते हैं। भारतवर्ष के दक्षिण क्षेत्रों कानपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि संस्थानों में इसी विधि द्वारा इस कवक का गुणन किया जाता है। दूसरे प्रकार का जनन है अलैंगिक जनन। जनन का यह प्रकार प्रवर्धन की सामान्य विधि नहीं है। एलेक्सोपोलस 1958 ने क्लेमाइडोस्पोर्स के निर्माण का इस वंश में उल्लेख किया है तथा इनकी उत्पत्ति द्वितीयक कवक तंतुओं में व्याप्त अंतस्थ या अंतर्वशी कोशिकाओं के द्वारा बताई है। ये अंकुरण कर द्वितीयक कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। अब अपन देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है इसके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है: कोशिका द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन, अर्धसूत्रण संलयन। अर्धसूत्रण। सबसे पहले लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन छत्रक में लैंगिक अंगों के रूप में विकसित लैंगिक तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें 2 भिन्न प्रभेद प्लस या माइनस के बेसिडियोस्पोर्स से उत्पन्न होने वाले प्राथमिक कवकसूत्र ही लैंगिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। प्लस या माइनस प्रभेद के कवक तंतु के मध्य कायिक युग्मन सोमेटोगैमी से निर्मित द्वितीयक कवकसूत्र ही प्रथम प्रावस्था को इंगित करता है, जिससे अंततः फलन पिंड का निर्माण होता है, जो लैंगिकता से संबंधित 3 चरण अथवा कोशिका द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन एवं अर्धसूत्रण का परिणाम होते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य संलयन प्लाज्मोगेमी। इस चरण में निश्चय कॉम्पेटिबल प्रभेद के 2 प्राथमिक एक केंद्र की कवकसूत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा दोनों कवक तंतुओं के स्पर्श क्षेत्र पर उनकी उभयनिष्ठ भित्तियाँ विलीन हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप एक केंद्रक युग्म डाइकरण बन जाता है। इस केंद्रक युग्म कोशिका में उत्तरोत्तर विभाजनों द्वारा एक केंद्र की द्विकेंद्रकी को कवकजाल बन जाता है। केंद्रक युग्म ही कोशिका के विभाजन के समय इस कोशिका में स्थित केंद्रक युग्म के दोनों केंद्रक एक साथ विभाजित होते हैं तथा 2 धन एवं 2 ऋण, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव प्रभेद की अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। इनमें से 2 केंद्रक, एक धन व एक ऋण प्रभेद क्लैंप कनेक्शंस द्वारा संतति कोशिका को में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित द्विकेंद्र की कवकजाल चिरस्थायी प्रभावी बहुवर्षीय एवं भूमिगत हो जाते हैं। तो जैसा आपको पहले बता चुके हैं, इस प्रकार निर्मित द्विकेंद्र की कवकजाल चिरस्थायी प्रभावी बहुवर्षीय एवं भूमिगत हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये फलन पिंड बनाता है। दूसरा भाग है केंद्रक संलयन। यह तंतु कोशिका में केंद्रक युग्म के दोनों केंद्रकों का संलयन है, जिसमें एक द्विगुणित कोशिका बनती है। केंद्रक संलयन शिशु बेसिडियम में होता है, जो एक विलंबी प्रक्रिया है। फिर है अर्धसूत्रण। बेसिडियम में केंद्रक संलयन के पश्चात अर्धसूत्रण होता है, जिससे 4 अगुणित बीजाणु या बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब अपन देखेंगे बेसिडियोकार्प या फलन पिंड का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। इसका प्रारंभ भूमि से पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने के बाद भूमि में उपस्थित कवकजाल राइजोमॉर्फ करता है। प्रारंभ में बेसिडियोकार्प भूमिगत कवक तंतु के शीर्ष भागों पर सूक्ष्म श्वेत गांठ सदस्य संरचना उत्पन्न होता है। चित्र ए में जैसा दिखा रहा है, एक उभारणुमा संरचना, बटन स्टेज। धीरे धीरे संरचना दीर्घवृत्ताकार हो जाती है एवं उस स्थिति में भूमि की सतह से बाहर आ जाती है। फलन पिंड के परिवर्धन के इस ठोस दीर्घवृत्तीय नाशपति सदस्य संरचना को बटन स्टेज कहते हैं, जो चित्र ए में इंडिकेट हो रहा है। अनुदैर्ध्य काट में यह बटन एक आधारीय कंदिल वृंत एवं शीर्षक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में विभेदित होती है। चित्र बी से ई के अंदर आपको दिखाई दे रहा है में पूर्ण परिवर्तित फलनकाय के में वृंत सदस्य आधारी भाग छत्रिका वृंत स्टाइप तथा शीर्ष अर्धचंद्राकार भाग पाइलस बनाता है। छत्रिका वृंत एवं छत्र की संधि स्थल पर शीर की एक वलयाकार गुहिका विकसित होती है, जिसे गिल चैम्बर कहते हैं।
इसका निर्माण इस क्षेत्र में विकसित कवक तंतु के एक दूसरे से दूर हटने के कारण होता है। चित्र बी और डी के अंदर दिख रहा है, बी, सी और डी के अंदर, कि किस तरह से ये अंदर की ओर मुड़ के इसका निर्माण होता है। गिल कक्ष की छत का भीतरी भाग अवतल हो जाता है तथा इसमें तीव्र एवं धीमी गति से विभाजन करने वाली अरीय पट्टियाँ विकसित होती हैं। तीव्र गति से विभाजन होने वाली पट्टियाँ गिल या पटल, गिल और लेमेली कहलाती हैं। बटन अवस्था में शीर्षक छत्र के उपांती, जिसे गुहिका या विलम कहते हैं, छत्रिका व्रंत से जुड़े रहते हैं। व्रंत के दीर्घीकरण से बटन अवस्था भूमि की सतह पर ऊपर उड़ जाती है। इसके शिखाग्र अर्धचंद्राकार भाग की वृद्धि व्रंत की तुलना में अधिक तेजी से होती है। इस प्रकार की वृद्धि से अर्धचंद्राकार भाग छतरी की तरह फैल जाता है। यही छत्र है या पाइलस कहलाता है। छत्र के फैलने के दौरान व्रंत के लंबे हो जाने से विलम फट जाता है तथा गिल पर स्थित उर्व परत, जिसे हाइमीनियम कहते हैं, नग्न हो जाती है। फटी हुई नीलम विलम का कुछ भाग व्रंत से लगा रह जाता है, जिसे वल्यका या एनुलस कहते हैं। शुष्क मौसम में मिट्टी सूखी व सख्त होती है। बटन की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा ये मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वर्षा ऋतु में मिट्टी नम हो जाती है तथा तापक्रम भी अनुकूल होता है। बटन की कुछ कोशिकाएं तेजी से विभाजन करती हैं। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में जो फलन पिंड या कुकुरमुत्ता अधिक सुगमता से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब अपन देखेंगे परिपक्व फलन पिंड की बाह्य संरचना। एग्रीकस का फलन पिंड स्टिपेटेड होता है। फलन पिंड वृत्ति होती है, अर्थात परिपक्व बेसिडियोकार्प के दो मुख्य भाग छत्रिका व्रंत एवं छत्र हैं। व्रंत मोटी मांसल एवं बेलनाकार रचना है जो हल्के गुलाबी या सफ़ेद रंग की होती है। इसके दूरस्थ छोर पे 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास की छतरीनुमा छत्र होती है। छत्र की ऊपरी सतह सफ़ेद, हल्की भूरी या पीले रंग की हो सकती है। इसकी भीतरी सतह से नीचे की ओर गिल की पतली उर्ध्व पट्टियाँ अरे क्रम में लगी होती हैं। सभी गिलों की लंबाई समान नहीं होती है। इनकी सतह पर उर्ध्व परत आच्छादित होती है, जिसे हाइमीनियम या थीसियम कहते हैं। शिशु अवस्था में गिल हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, परंतु परिपक्व फलनकाय में इनका रंग हल्का भूरा अथवा काला होता है। व्रंत छत्र केंद्र से जुड़ा रहता है। व्रंत छत्र से कुछ नीचे फटी हुई विलम में कुछ अवशेष लगे रह जाते हैं, जिसे वल्लिका बनाते हैं। अब तीसरा भाग अपन देखेंगे परिपक्व फलन पिंड की आंतरिक संरचना। बेसिडियोकार्प की आंतरिक आभासी मृदुत्कीय अर्थात कवक सूत्र के समुच्चय से निर्मित होती है, जो एक जटिल फलन पिंड को इंडिकेट करती है। इसके अंदर पहला भाग है छत्रिका व्रंत की आंतरिक एनाटॉमी ऑफ स्टाइप। इस टाइप की एनाटॉमी देखेंगे। यह अनेक अनुदैर्ध्य अंतर्वर्धित कवक सूत्रों से निर्मित संरचना है। चित्र ए दिख रहा है। परिधीय क्षेत्र में कवक सूत्र सहज रूप से संगठित होकर आभासीय मृदुत्कीय वलकुट बनाते हैं। व्रंत के केंद्र की ओर उपस्थित कवक सूत्र शिथिल होते हैं, जो अनुप्रस्थ काट में अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त मेडुला या मज्जा का निर्माण करते हैं। अब दूसरा भाग देखेंगे छत्र की आंतरिकी पाइल्स। चित्र बी के अंदर छत्र की आंतरिक संरचना भी लगभग व्रंत के समान ही होती है। व्रंत के कवक सूत्र तंतु बढ़कर छत्र में प्रवेश करते हैं और फिर चारों ओर से फैलकर छत्र बनाते हैं, जो व्रंत की आभासी मृदुत्कीय होता है। इसकी निचली सतह पर गिल पट होते हैं, जिसकी सतह पर बेसिडिया उपस्थित होते हैं। बेसिडिया की उर्व पंक्ति ही टाइमीनियम या होती है, अतः छत्र के आंतरिकी का प्रमुख क्षेत्र गिल की आंतरिकी होता है। अब अपन देखेंगे गिल की आंतरिकी। गिल की आंतरिक संरचना जटिलता प्रदर्शित करती है। इस क्षेत्र में कवक तंतु सहज रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें अनुप्रस्थ परिच्छेद में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। इसके अंदर कई भाग होते हैं। पहला ट्रामा, यह गिल का केंद्रीय भाग है। चित्र जो है डी के अंदर दिख रहा है, यह गिल का केंद्रीय भाग है ट्रामा। इसमें कवक सूत्र सहज तथा अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जो अनुदैर्ध्य काट में लंबी मृदुत्कीय संरचना प्रतीत होती है। ट्रामा गिल का बंध्य भाग होता है।
इसका कार्य अवलंबन है। दूसरा भाग है उप हाइमेनियम या हाइपोथीचम। सब हाइमेनियम और हाइपोथीचम ट्रामा के कवक तंतु के शीर्ष भाग की ओर मुड़कर गिल की प्रत्येक सतह पर छोटी एवं समव्यासीय कोशिकाओं की एक संघन अथवा विशिष्ट परत बनाते हैं। यह परत ही उपहाइमेनियम कहलाती है। इसकी प्रकृति बंदी होती है। यह परत ट्रामा क्षेत्र के कवकसूत्र की पार्श्व शाखाओं से निर्मित होती है। चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है डी के अंदर ट्रामा से ऊपर सब हाइमेनियम क्षेत्र है। तीसरा भाग है हाइमेनियम या थीसियम। यह गिल की बाह्यतम उर्व परत है जो उपहाइमेनियम के कवक सूत्रों से बनती है तथा इसकी दोनों सतहों पर पाई जाती है। इनकी कोशिका भी सहज रूप से व्यवस्थित खंभ तक पहली से टिश्यूज़ के समान होती है। इन कोशिकाओं की बेसिडिया ये पठिन एवं उर्व कोशिकाएं होती हैं। चित्र डी और ई में दिख रहा है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में बंधे मुग्धाकार बंधे कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं जिन्हें पैराफाइसियल सहसूत्र कहते हैं। एग्रीगस के हाइमेनियम परत में दो प्रकार के बंधे तत्वों का पाए जाते हैं। पहला बेसिडियोल्स या सिस्टिडिया। प्रथम प्रकार के बेसिडिया जैसे दिखाई देते हैं। कुछ कवकवेत्ता इन्हें विकासशील बेसिडिया मानते हैं। दूसरा प्रकार के अपेक्षा बड़ी एवं हाइमेनियम के अन्य घटकों से अधिक उभरी संरचना होती है। इनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट है बेसिडियम। एग्रीगस में बेसिडियम की संरचना प्रारूपिक पटहीन होलो बेसिडियम प्रकार की होती है। हाइमेनियम में विकसित होती हुई बेसिडियम में एक केंद्रक युग्म होता है, परंतु कुछ समय उपरांत दोनों केंद्रक संलयन हो जाते हैं और द्विगुणित केंद्रक युक्त कोशिका बनाते हैं। यह द्विगुणित प्रवस्था अल्पकालिक होती है। केंद्रक संलयन के कुछ समय पश्चात द्विगुणित केंद्र का सूत्रण होता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधों का विसंयोजन भी होता है। इस प्रकार प्रत्येक बेसिडियम में दो धन एवं दो ऋण प्रभेद 4 केंद्रक होते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर इंडिकेट है। इस अवस्था में बेसिडियम के दूरस्थ छोर से 4 प्रांगुल स्टिग्मेटा विकसित होते हैं। प्रत्येक प्रांगुल के शीर्ष पर एक मोती की समान संरचना बनती है जिसे बेसिडियोस्पोर इनिशियल कहते हैं। इसी दौरान बेसिडियम में एक रिक्तिका का भी निर्माण होता है। इसके कारण प्रत्येक बेसिडियोस्पोर में एक केंद्रक व थोड़ा कोशिका द्रव्य प्रवेश करता है, जिसके परिणाम 4 एक केंद्र की अगुणित 2 प्लस व 2 माइनस प्रभेद के बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर। यद्यपि शिशु बेसिडियोस्पोर्स अवर्णिकृत अनपिगमेंटेड होते हैं, परंतु परिपक्व होने में इनमें भूरे या काले रंग के वर्णक उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर विसंयोजन का उत्पाद है। अतः 2 विभिन्न प्रभेद धन व माइनस व ऋण प्रकट करते हैं। पॉजिटिव व नेगेटिव प्रकट होते हैं 2 विभिन्न प्रभेद। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर व प्रांगुल के संधि स्थल पर एक छोटा बहिर्वेशन प्रोजेक्शन होता है। इसे हाइलर अपेंडिक्स कहते हैं। इसके कारण बेसिडियोस्पोर्स प्रांगुल पर कुछ तिरछा लगा रहता है, जैसे कि चित्र के बी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब लास्ट है बेसिडियोस्पोर्स या बेसिडियो बीजाणु प्रकरण अंकुरण। डिस्पर्सल ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियो बीजाणु का प्रकरण द्रव्य विधि द्वारा बलपूर्वक होता है। इस क्रियाविधि में बेसिडियो बीजाणु के परिपक्व होने पर प्रांगुल के शीर्ष पर एक द्रव्य की बूंद स्रावित होती है जो एक सीमाकारी झिल्ली से आच्छादित रहती है। ये बीजाणु इस बूंद के लगभग ठीक ऊपर स्थित होता है। धीरे धीरे इस बूंद के अमाप में बढ़ोतरी होती है तथा एक निश्चित अमाप के बाद ये फट जाती है। बूंद के फटने पर बीजाणु प्रांगुल से विमुक्त हो जाते हैं। एक बेसिडियम के चारों बीजाणुओं का प्रकरण एक साथ न होकर एक के बाद एक कुछ क्षणों के अंतराल में होता है। एक सुविकसित छत्र लगभग 1.5 से 2 अरब परिपक्व बेसिडियो बीजाणु बनाता है। बेसिडियम द्वारा बलपूर्वक छिटकाए गए ये बीजाणु गुरुत्वाकर्षण द्वारा भूमि की ओर आते हैं, लेकिन भूमि पर गिरने से पूर्व ही वायु प्रवाह द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर हो जाता है। प्रकीर्णन बेसिडियो बीजाणु उपयुक्त कोशाहार अधः स्तर पर गिरकर जनन नलिका का निर्माण द्वारा अंकुरण करते हैं और धन या ऋण प्रभेद का कवक जाल बनाते हैं। यह प्राथमिक कवक जाल शीघ्र ही कायिक संयुग्मन
बनाता है। यह प्राथमिक कवक जाल शीघ्र ही कायिक संगमन द्वारा द्विकेंद्र की बहुवर्षीय द्वितीयक कवक जाल बना लेता है। अब हम ये देख रहे हैं इसके अंदर एग्रीगस के अंदर किस तरह से जीवन चक्र पाया जाता है कि इसके अंदर किस तरह से जो है बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, छत्रकनुमा संरचना बनती है, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर, फिर उसका ट्रामा, गिल्स, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम पार्ट्स, बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण और किस तरह से फिर ये वापस से अंकुरन के द्वारा जो है नया माइसिलियम और छत्रकनुमा संरचना एग्रीगस का निर्माण करते हैं। ये इसका रेखीय है। रेखीय संरचना के अंतर्गत सबसे पहले इसके अंतर्गत दो प्रकार के माइसिलियम होते हैं, मोनोकैरोटिक माइसिलियम प्लस और मोनोकैरोटिक माइसिलियम माइनस, जो कि धन बेसिडियोस्पोर के अंकुरन से धन मोनोकैरोटिक माइसिलियम बनता है, माइनस से माइनस मोनोकैरोटिक। फिर में सोमेटोगेमी होती है, सोमेटोगेमी के पश्चात डिप्लोइडाइजेशन होता है, फिर डाइकैरोटिक सेल बनती है, फिर क्लैम्प कनेक्शन होता है जिसके कारण सेकेंडरी माइसिलियम बनता है। सेकेंडरी माइसिलियम में राइजोमॉर्फ होते हैं जिसके अंदर बेसिडियोकार्प बनते हैं और बेसिडिया विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, उसमें मियोसिस रीजन होता है जिससे वापस से जो है प्लस और माइनस बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें दोनों तरह की इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर कुछ जो है हानिकारक भी होती हैं और कुछ लाभदायक गतिविधियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक महत्व की दो गतिविधियाँ। प्रथम, धनात्मक या लाभदायक गतिविधियाँ। एग्रीकस की अधिकतर जातियाँ खाद के रूप में काम में ली जाती हैं जिसमें कुल भार का 86% जल पाया जाता है। भारत में कुपोषण एवं गंभीर समस्या है। हमारे देश में प्राणी प्रोटीन की उपलब्धता एवं उपयोग अपेक्षाकृत कम होने के कारण वनस्पति ही प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। एग्रीकस में प्रोटीन का मात्रा 5 से 7% तक होती है, जो कि दाल, सब्जी और फलों आदि के काफ़ी करीब है। साथ ही इसकी प्रोटीन में लगभग सभी अमीनो अम्ल की मात्रा अंडे के समान होती है। पाइन एंजाइम की प्रचुरता भी पाई जाती है, इसलिए एग्रीकस को वनस्पति मॉस, वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। बटन अवस्था में खनिज तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। फॉलिक अम्ल, जो आयरन का अच्छा स्रोत है, इस वंश में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो रुधिर निर्माण करता है तथा एनीमिया के मरीजों के लिए यह लाभकारी भी होते हैं। एग्रीकस बाइस्पोरस के फलन पिंड में 2 से 4% ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। डॉक्टर चंद्रमणि ने इसमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति भी बताई है तथा इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च की अनुपस्थिति बताई है, जो हृदय रोगों में मधुमेह पीड़ितों व उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। हाल ही में टोक्यो के वैज्ञानिकों ने छत्रक में प्रति कैंसर एंटी कैंसर क्रियाविधि को भी खोजा है, जो कैंसर पीड़ितों को दी जा रही है। एग्रीकस जेंथोडर्मिस तथा कुछ अन्य जातियों में जीवाणु वृद्धि अवरोधक भी पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसका हानिकारक प्रभाव, ऋणात्मक या हानिकारक गतिविधियाँ। कुछ सदस्य जैसे एग्रीकस सिलरकोला जहरीले होते हैं, जो खाने पर अपना जहरीला असर दिखाते हैं लेकिन घातक नहीं होते हैं। कुछ छत्रक मस्केरिन पदार्थ का स्राव करते हैं तथा इनका फलन पिंड 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों की जान ले सकता है।